आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, सूर्य नगरी में राजा सूर्यभान राज्य करते थे। एक दिन कारागार से एक सिपाही आता है और महाराज की जय कहते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि महाराज, आपके पिताश्री ने, जो वीरभान थे, उन्होंने एक कैदी को मृत्युदंड की घोषणा की थी और उसका मृत्युदंड का समय कल आ चुका है। अब अकस्मात उनका निधन हो गया तो आप राजा बने हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब आपके नियम क्या है। आप चाहो तो उसे कुछ सजा कम भी कर सकते हो या आपके पिताश्री के अनुसार कल की तारीख में ही उसे आप मृत्युदंड दे सकते हो। अब उस कैदी ने क्या अपराध किया है ये राजा सूर्यभान को नहीं मालूम था, पर फिर भी मेरे पिता ने जब घोषणा कर दी है ये उसे मृत्युदंड देने की, तो उसके मृत्युदंड की तैयारी कल ही की जाए। मृत्युदंड के साक्षी बनने के लिए राजा, मंत्री, सामंत, राज्यसभा में जो हमेशा आते जाते रहते थे, उन सबको बुलाया गया। पर सूर्य नगरी के राजा की प्रथाएं कुछ अलग थी। वे मृत्युदंड किसी की गर्दन काट के अथवा फांसी पे फंदे पे लटका के ऐसा नहीं देते थे। घोड़ों की टापों से जो भी कैदी रहता था, जिसे मृत्युदंड की सजा सुनाई दी गई थी, उसे उसकी टापों से बुरी तरह से घायल किया जाता था। इतनी बेदर्दीता से उसे मौत दी जाती थी कि कोई भी अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। अब कैदी को लाया गया। राजा ने कहा कि उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाए कि वो क्या चाहता है। एक सिपाही उसके पास जाता है और कहने लगता है कि भाई, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। कैदी ने कहा, अंतिम इच्छा सबकी होती है और ये नियम है कि अंतिम इच्छा जाने बिना मौत के मुंह में ना धकेला जाए। राजा से कहो, यदि मुझे घोड़ों की टापों से ही मारना है तो मुझे असली नस्ली घोड़ों की टापों से मारा जाए। असली और नस्ली मतलब जिनकी नस्ल एकदम कुलवान हो। ये दोनों घोड़े असली नस्ल के नहीं हैं। राजा को समझ में नहीं आया कि यह कैसा कह रहा है। राजा ने अपने मंत्रियों को पूछकर बताया कि तुम मुझे ये घोड़े, हमारी जो घुड़सवार साल में रहते हैं, ये असली है या नकली, कौन सी नस्ल है इनकी। आज जो दोनों घोड़े लाए गए हैं वे कौन सी नस्ल के हैं, मुझे बताओ। मंत्री ने कहा, ये तो हम नहीं बता सकते, पर जो घुड़साल में हमेशा कार्यरत रहता है, घोड़ों की हमेशा सेवा करता है, घोड़ों को हमेशा चारा पानी देता है, वही बता सकता है। इसी उधेड़ बुन के अंदर कम से कम शाम का समय हो गया। राजा ने घोषणा की सूर्यभान ने कि आज इसको मौत की सजा ना दी जाए। मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूं। ये जो घोड़े लाए गए थे ये असली है या नकली नस्ल के हैं, इनकी नस्ल क्या है, असली क्यों नहीं है और इसे कैसे पता चला, मुझे इसका उत्तर चाहिए। अब घुड़साल के अंदर जो हमेशा कार्यरत था उसको पूछा गया कि आज जो घोड़े
कैदी को मृत्यु दंड देने के लिए बुलाए गए थे, वो घोड़े किस नस्ल के हैं? डरते डरते घोड़ों की देखभाल करने वाले ने कहा कि ये दोनों घोड़े, क्योंकि जैसे ही इन दोनों का जन्म हुआ था घोड़ी मर गई थी, तो इन्हें दूध किसी और का पिला पिला कर बड़ा किया गया है और उसके बाद में ट्रेनिंग दी गई है। राजा को समझ में नहीं आया। ये तो ठीक है, ये बात तो मंत्रियों को भी पता नहीं, तुमने पूछा जब पता चला, और उसने भी डरते डरते सारी हकीकत बताई। पर उस कैदी को कैसे पता चला कि दोनों घोड़े असली नस्ल के नहीं हैं? जाओ कहीं से भी दो घोड़े असली नस्ल के ढूंढ के लाओ। राजा ने कड़ा आदेश दिया और यह काम अब सिर्फ 2 दिन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि वापस उसको मृत्यु दंड देने का समय हमने जो निर्धारित कर दिया है वो आ गया है। अब आनंद फानंद में मंत्री ने सोचा, अब ये तो ठीक है, हमारे यहाँ के घुड़साल की रक्षा करने वाले ने बता दिया। एक घोड़ा जंगल से ही पकड़ के लाया और एक घोड़ा मंत्री को असली मिल गया, पड़ोस के राज्य से, असली नस्ल का। एक श्वेत वर्ण का था और एक काले वर्ण का। काले वर्ण का था वो अत्यंत असली नस्ल का था, और श्वेत वर्ण का जो था वो जंगली घोड़ा था। राजा ने कहा कि ठीक है, आज मृत्युदंड के उस प्रांगण के अंदर सभी एकत्रित हो जाओ। जब घोड़े वहां पर लाए गए, इस बार भी इस शातिर जो कि कैदी था उसने कहा कि महाराज, इसमें से एक घोड़ा अभी भी असली नस्ल का है और एक घोड़ा जंगली है। राजा ने मंत्री की तरफ घूर कर देखा, ये क्या कह रहे हैं, सुना तुमने? हाँ महाराज, कैदी तो कह रहा है। पहले तो मंत्री घबराया, पर मंत्री के चेहरे के भाव राजा सूर्यभान पढ़ चुका था। कड़क कर कहा कि मैंने तुम्हें असली नस्ल के लाने को कहा था, तो तुमने ये जंगली घोड़ा क्यों लाया? अब मंत्री ने कहा कि महाराज, समय हो गया था और असली नस्ल का घोड़ा भी एक ही मिला, और हमारे यहाँ की प्रथा है कि 2 घोड़े मिलकर अपनी टापों से कैदी को मौत की सजा दे, लहूलुहान करे। वो जब तक नहीं मरे टापे उसके ऊपर पड़ती रहे, वो चीखता रहे, चिल्लाता रहे। अब मैंने सोचा उस समय तो ठीक है, इसने पहचान लिया, पर अब कैसे पहचानेगा? पर ये तो अब भी पहचान गया, ये कैदी है क्या, कौन है? महाराज को भी शंका हुई। महाराज ने कहा तुम इधर आओ। कैदी को बुलाया गया और पूछा गया कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि महाराज, जो असली नस्ल का घोड़ा होता है ना, वो अत्यंत स्थिर खड़ा रहता है जब तक कि उसे कोई आदेश ना मिले, और जंगली घोड़ा जो है, इसे तो ट्रेनिंग ही नहीं है अभी तक। ये कभी इधर मुंह कर रहा है, कभी उधर मुंह कर रहा है, खाने के लिए इसकी जीभ लपलपा रही है, पर यहां पे तो कुछ इसके लिए चारा पानी भी नहीं है। इसी से पता चल गया कि ये जंगली घोड़ा है। बार बार अपनी पूंछ ये चारों दिशा के अंदर घुमा रहा था, मुंह भी इधर उधर घुमा रहा था। ये असली नस्ल के घोड़े की पहचान नहीं होती है। राजा सूर्यभान को यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर भी राजा ने उसे यह नहीं पूछा कि तुम्हारा अपराध क्या था और क्यों तुम्हें मेरे पिताश्री वीरभान जी ने मृत्यु की सजा सुनाई थी। पर राजा सूर्यभान सोचने लगा, ये तो अत्यंत विचक्षण बुद्धि का धनी है, इसे मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए। ये कभी भी किसी संकट के समय में युक्ति युक्त जवाब देकर हमें उस संकट से
निवारण कर सकता है, बचा सकता है। राजा ने आदेश दिया कि इसे आजीवन काल कोठरी में रखा जाए, पर मृत्यु दंड नहीं दिया जाए। वहां पर काल कोठरी में रहने वाले जितने भी थे कैदी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही समय का भोजन मिलता था और काम भरपूर करवाया जाता था। उसी के कारागार के अंदर एक और कैदी था। उसने कहा कि तुम्हारा मृत्युदंड तो तुम्हारी विचक्षण बुद्धिमत्ता के कारण से बच गया, पर तुमने इतनी आसानी से बता दिया, फिर भी राजा को तो तुम्हें इनाम देना चाहिए था और कोई ना कोई पद देना चाहिए था। उन्होंने तो आजीवन कारावास की सजा दे दी। ये भी किसी मृत्युदंड से तो कम है ही नहीं, क्योंकि यहां पर तो एक ही समय भोजन मिलता है और वो भी सिर्फ 5 रोटी। खैर, यदि भगवान ने चाहा, कैदी कहने लगा, तो ये सजा भी मेरी मैं अपनी बुद्धिमत्ता से समाप्त कर दूंगा। 1 महीना व्यतीत हुआ होगा। राजा सूर्यभान के नगरी में एक हीरे का व्यापारी आया। हीरे के व्यापारी ने एक हार, जो कि बेशकीमती था, महाराज को विक्रय करने के लिए दृष्टि से बताया। महाराज को हार सचमुच में बहुत पसंद आया, पर उसकी कीमत सुनकर महाराज भी चिंतित हो गए। इतना महंगा! उसने कहा, महाराज, ये असली हीरो का हार है। अब महाराज कोई रत्न पारखी तो थे नहीं, जो कि रत्नों की उन्हें जानकारी हो, और इतने महंगे हीरे की परख करने वाला भी कोई जोहरी उनकी दृष्टि में नहीं था। आखिर उन्होंने मना कर दिया कि ये हार मुझे नहीं चाहिए। पर दूसरे ही क्षण उनके मन में विचार आया, वही कैदी जो कि घोड़ों की जिसने परख की थी, एक बार उसको बुलाकर देखे, क्योंकि ये हार तो अच्छा है। राजा ने आदेश दिया, कैदी को बुलाया गया और जैसे ही कैदी उनके सामने आया तो राजा ने कहा कि सुनो, ये हीरे का हार है, पर ये तुम परख कर मुझे बताओ कि सारे हीरे असली है या नहीं। उसने कहा, महाराज, मुझे कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है। सभी दरबारी देख रहे थे कि अब ये कैदी क्या करेगा। कैदी ने वो हार लिया और राजमहल से बाहर आ गया। 2 सिपाही उसके साथ थे। करीब 1 घंटे तक राजमहल के बाहर ही वो खड़ा रहा। वापस आया, राजा के पास वो हार सुपुर्द किया और कहने लगा कि महाराज, ये हार मत लीजिए, क्योंकि इस हार के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही हीरे असली है, बाकी सब नकली है। ये सुनते ही राजा के आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। उसने उस व्यापारी को बुरी तरह से डांट कर पूछना शुरू किया कि सच सच बताओ, वरना अब मैं बड़े से बड़े जोहरी को भी बुलाकर इसकी परीक्षा करवाऊंगा, क्योंकि यह व्यक्ति गलत नहीं बोल सकता है। अब व्यापारी घबराने लगा। उसने कहा, महाराज, ये हार आप ऐसे ही रख लीजिए, पर मुझे सजा मत दीजिए। पर तू ये बता, इसमें 2 ही हीरे असली है या नहीं, और बाकी सब नकली है या नहीं। वो चरणों में गिर गया और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा और कहने लगा कि महाराज, मैं सच कहता हूं, इसमें सचमुच में ये जो कह रहा है 2 ही हीरे असली है, बाकी सब नकली है। अब जितने सभासद बैठे थे आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो कमाल का कैदी है। इसने तो हीरो की भी परख कर ली घोड़ों के साथ साथ। राजा ने
कैदी को अपने पास बुलाया और खुश होते हुए कहने लगे कि वाकई में तुम्हारी नजरें भी माननी पड़ेगी। तीक्ष्ण नजर है तुम्हारी, तुमने असली और नकली की परख हीरो में भी कर डाली। पर ये बाकी के महाराज सब कांच के टुकड़े हैं, इन्हें हीरो की तरह तराशा गया है। पर तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा, मैंने आपसे 1 घंटे की मोहलत मांगी थी। मैं बाहर गया और जहां पर कड़ी धूप आ रही थी, उस धूप के सामने मैंने हथेली पर यह हार इस तरह से रख दिया। तीक्ष्ण धूप के अंदर बाकी के जिन जिन हीरो के ऊपर मैंने हाथ लगाया तो वे गर्म हो चुके थे। सिर्फ आजू बाजू के जो 2 हीरे थे वही अत्यंत जैसे पहले थे यहां पे दरबार में जो मैं लेके गया था हाथ लगाकर, वैसे ही ठंडे वो 1 घंटे तक रहे। इसका मतलब वो 2 ही असली थे। राजा उसकी इस बुद्धिमत्ता से और विचक्षणता से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने आदेश दिया जो जेलर था उसको कि जाओ इसे लेके जाओ, पर अब इसे एक समय का नहीं 2 समय का भोजन दिया जाए। जैसे ये वहां से निकला सिपाहियों के साथ, इसके मुंह से निकल गया, आखिर है तो बावर्ची का ही बेटा, बड़ा इनाम देने के बजाय रोटियों के अलावा और क्या दे सकता है। ये जब उसकी बड़बड़ाहट सिपाहियों के कानों में पड़ी तो उसने कहा कि तुम हमारे महाराज का अपमान कर रहे हो। और एक सिपाही ने जाकर राजा सूर्यभान से कह दिया कि वो तो आपको बावर्ची का बेटा बोल रहा है। राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने कहा, उसे वापस लाओ, मैं उसे खुद सजा दूंगा। राजा का क्रोध 7वें आसमान को छू रहा था। तलवार निकाल ली कि उसने मुझे बावर्ची का बेटा क्यों कहा। मेरे पिता वीरभान वो क्या बावर्ची के बेटे थे और मैं उनकी संतान। आखिर लाया गया, क्रोधाभिभूत थे ही, और राजा सोच रहा था कि इसको इस तरह से मृत्युदंड नहीं दे सकता, मैं तलवार से मारकर इसे पूछूंगा पहले उसने बावर्ची का बेटा क्यों कहा। भरी सभा के अंदर मेरी बेइज्जती की है। लाया गया और राजा सूर्यभान ने कहा कि तुमने मुझे बावर्ची का बेटा कहने की हिम्मत कैसे की। एक तो मैंने तुम्हारा मृत्युदंड जो घोड़ों की टापों से होने वाला था वो बचाया, तुम्हें आजीवन कारावास का आदेश सुनाया ताकि तुम मरो नहीं। तुमने हीरो की सच्ची में पारख के साथ में उसकी परख करके बताया तो मैं खुश होकर तुम्हें जो 1 समय का भोजन मिलता था मैंने 2 समय का करवा दिया, और तुमने मुझे उसके बदले में खुश होने के बजाय बावर्ची का बेटा बता दिया। ऐसा तुमने क्यों किया? महाराज, मैंने सही कहा। आपको जिसने जन्म देते समय पाल पोस कर बड़ा किया होगा, घर के अंदर कोई बुजुर्ग हो तो उनसे ये बात सिद्ध कर सकते हो, नहीं तो अपने नगर के अंदर कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो जो इस बात को जानते हो, उनसे आप पूछ लीजिए। और यदि मेरी बात गलत है तो मुझे आप मृत्युदंड आज भी दे सकते हो। उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर राजा सोच में पड़ गया, और बात की तह तक तो राजा को जाना ही था। राजा को पता चला कि जो उसके पिताजी की दाई थी उसकी उम्र करीब करीब 92 साल की हो चुकी थी। उसे बुलाया गया और पूछा गया कि वीरभान जो मेरे पिताजी है उनको आपने दुग्धपान कराया था, गाय का दूध पिलाते थे, मेरे पिताजी आखिर उनका क्या रहस्य है, तुम सच सच बताओ। तो दाई ने डरते डरते कहा कि महाराज, सही बात यही है कि वीरभान के पिताश्री को, मतलब मेरे दादा को, सूर्यभान के दादा को कोई संतान नहीं थी, और संकट के समय में
जो बावर्ची मतलब जिसके वीरभान के पिता के समय से वो बावर्ची था, वो अत्यंत शक्तिशाली रसोइयों का काम करते हुए भी जंगल के अंदर कई बार उसे वीरभान के पिताजी लेके जाया करते थे अपने साथ। और एक समय उसने महाराजा वीरभान के पिता की जान बचाई थी, पर वीरभान के पिताजी को कोई भी संतान नहीं थी वीरभान के अलावा, और वीरभान को भी कोई संतान नहीं थी। तो आखिर सूर्यभान जी ने कहा कि वीरभान जो है ना, वो बावर्ची ने उनके ऊपर दया की थी। वीरभान और कोई नहीं, वो बावर्ची का ही बेटा था। पर वीरभान नाम रखकर, और ये बात किसी को भी पता नहीं थी, नाम भी इसलिए बावर्ची के बेटों की तरह नहीं रखा। और सूर्यभान जी, तुम्हारे पिताजी का नाम वीरभान एक राज परंपरा के अनुसार चमकता रहे, ऐसा द्योतित हो, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने वीरभान नाम रखा, जबकि वीरभान वो बावर्ची का ही बेटा था। और तुम सूर्यभान जी वीरभान जी के बेटे हो। अब सूर्यभान को समझ में आ गया कि मेरे पिता बावर्ची के बेटे थे। अब फिर से इस कैदी को बुलाया गया और कहा कि तुमने ऐसे कैसे बताया, तुम्हें क्या पता चला, तुम तो अभी जवान हो, 35 साल की उम्र नहीं होगी तुम्हारी, तुम्हें यह भेद कैसे पता चला, तुम्हारी ये तीक्ष्ण बुद्धि कहां से काम करती है। तो इसने कहा कि महाराज, 2 बार आपको मेरे युक्ति युक्त उत्तर से प्रसन्न होकर मुझे बड़े से बड़ा इनाम या कोई ऐसा पद दे देना चाहिए था जिसको कि मैं तुम्हारे राज्य की शोभा बढ़ा सकूं। विचक्षण बुद्धिमत्ता का धनी मैं हूं, यह मैं भी जानता हूं, पर अपने राज्य पे आने वाले संकटों से भी मैं बचा सकता हूं, इतनी प्रतिभा मेरे अंदर है। ये जानते हुए भी आपने पहले मेरे को आजीवन कारावास की घोषणा दे दी मृत्युदंड के बजाय, उसके बाद खुश हुए तो एक समय का खाना पीना, मतलब 5 रोटियां मेरे को और मिलने वाली थी। अब ये काम तो बावर्ची का बेटा ही कर सकता है, जो हमेशा रोटी बनाने का काम करता है, वो रोटियां ही तो दे सकता है। राजा को उसकी प्रत्युत्पन्न मति और आत्मविश्वास को देखकर अपने आप पर ग्लानि हुई, और राजा सूर्यभान ने कहा कि आज से तुम मेरे महामंत्री हो। उसे महामंत्री का पद दे दिया। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, विचक्षण बुद्धि के निधान यदि अपनी बुद्धि का सचमुच में सदुपयोग करते चले जाए तो कहां से कहां पहुंच सकते। वो साधारण कैदी आज अपनी बुद्धिमत्ता के कारण से मां सरस्वती की असीम अनुकंपा थी उसके ऊपर, फलस्वरूप उसी की महती कृपा से वो धीरे धीरे मंत्री पद के ऊपर अधिष्ठित हो गया। तो दोस्तों, मां सरस्वती का हमेशा स्मरण किया करो। बच्चों को भी सुसंस्कारित करने के लिए अच्छी अच्छी बातें उन्हें कहानियों के माध्यम से सुनाया करो, ताकि मां सरस्वती का वास उनकी जिह्वा के ऊपर भी प्रस्थापित हो जाए और आपके बच्चे भी अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि के हो। सारा दिन मोबाइल में बच्चों को मत रहने दीजिए। उन्हें हमारी भारतीय संस्कृति क्या थी, हमारे संस्कार इस तरह से यदि होते चले जाएंगे, हमारे पूर्वज किस तरह का खाना खाते थे, आज फास्ट फूड के अंदर हमारे बच्चे भी मोबाइल में देखते हैं और नई नई होटलों के अंदर हमें भी लेके जाते हैं, और वो फास्ट फूड जंक फूड खा के, जो कि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है, वो हमें भी खाना पड़ता है उनके साथ। तो कम से कम ऐसे संस्कार दीजिए, बाहर का खाना बंद। अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे संस्कारों की भी जरूरत है दोस्तों। यदि हम कहानियों के माध्यम से कुछ ना कुछ नई बात सीखकर अपने बच्चों को भी उन संस्कारों से संस्कारित करेंगे, तो मैं समझता हूं हमारा जीवन सचमुच में धन्य हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।
आपने अभी तक मेरे इस आज की कहानी यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। आप नए हो, पहली बार मेरी कहानी सुन रहे हो और ऐसी ही कहानियां वारंवार सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकॉन के बटन को दबाकर, नोटिफिकेशन के बटन को दबाकर रख लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई कहानी गुरुवार के दिन अपलोड करके आपके सामने रूबरू होने के लिए आऊं तो दोस्तों आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और कमेंट बॉक्स के अंदर यदि आप अपना अभिमत अभिव्यक्त करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।